जोहार, नमस्कार। जीएसटी यह अब गले पड़ गया, यानी कि जीएसटी में ही सबको शामिल होना है। बहुत सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते थे, उन तमाम टैक्सेस को जोड़ करके एक टैक्स की पद्धति बनाई गई है जिसको कि जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी हर समय यह लगता है कि जब कुछ नया आता है तो एक भय बनता है कि क्या होगा, इससे हमको ये नुकसान हो सकता है। फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का ही डर होता है। सचमुच में क्या होगा नहीं होगा, जीएसटी बला क्या है, और जीएसटी ठीक उसी तरह से है जैसे नोटबंदी थी कि नोटबंदी हो गई, नोट बेकार हो गए तो हो गए। अब जीएसटी की तैयारी हर उद्यमी को करनी है, हर उद्योगपति को करनी है, हर व्यवसायी को करनी है जो इसके दायरे में आते हैं। कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, कौन नहीं आएंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बीच बहस में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा के जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं परिचय कराता हूं, फिर जीएसटी क्या है, क्यों है, कैसे लागू होगा, इसके बारे में बताएंगे। मेरी बाईं ओर अर्जुन जालान जी हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं और इन सब मामलों में माहिर माने जाते हैं। जोहार, नमस्कार। उनकी बाईं ओर मनोज शर्मा जी हैं जो उपायुक्त हैं, स्वागत है आपका। उनके बाईं ओर एसपी सिंह जी हैं जो अधीक्षक हैं सेवा कर प्रमंडल के, आपका भी स्वागत है। उनकी बाईं ओर अर्चना जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्वागत है आपका। उनकी बाईं ओर आलोक कुमार सिंह जी हैं जो सुपरिटेंडेंट हैं सेवा कर प्रमंडल के। आप सबका स्वागत है, सबको जोहार, नमस्कार। जोहार। तो अर्जुन जी आपसे थोड़ा बात है सुन लें। मनोज जी, जीएसटी क्या है? जीएसटी की को समझने के लिए हम प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम को यदि समझें तो हमें जीएसटी का क्या है और क्यों है ये समझने में आसानी होगी। इसके लिए हम एक एनालॉजी कर सकते हैं कि यदि हम आगरा से दिल्ली जा रहे हैं सड़क पर जो 100 किलोमीटर की दूरी है और हर 10 किलोमीटर पर एक टोल नाका है जहां से आपको 10 रुपये के टैक्स देना पड़ता है। तो एज अ पैसेंजर जब आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, जबकि हर 10 किलोमीटर पर उस आनंद में भी भंग हो जाता है और जो मूल काम है आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना, उसमें व्यवधान हो जाता है। यदि इसकी जगह 10 टोल नाके को हटाकर केवल एक नाका रख दिया जाए और वहाँ पर यदि आपसे 100 या 90 रुपया लिया जाए तो पूरी यात्रा ज़्यादा आनंदमयी और आउटपुट ओरिएंटेड होगी। जीएसटी यही प्रयास, इसी दिशा में किया गया यह प्रयास है कि जो लगभग 17 टैक्सेस हैं केंद्र और सरकार के द्वारा, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, इन सभी को समावेश करके एक इनकी जगह एक नया टैक्स लाया जा रहा है। तो इससे करदाताओं को मल्टीपल एजेंसी से बातचीत करने, उनके अनुसार नए रजिस्टर, रिटर्न भरने के झंझटों से ध्यान उनका जो डिस्ट्रैक्ट होता है और मूल काम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके जगह सिंप्लिसिटी के लिए और फिजिकल इंटरफेस को ख़त्म कर पूरी ऑनलाइन व्यवस्था लाने का सार्थक प्रयास जीएसटी है। उसमें अगर वो थोड़ा जोड़ें या सवाल ये बनता है कि क्या इंस्पेक्टर राज खत्म होगा इससे, जिससे भी सबसे ज़्यादा उद्योगपति डरते रहे। टैक्सेस को एक्यूमुलेट कर देने से, जीएसटी में ला देने से इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा। टैक्सेशन सिस्टम एक हर वर्ष हम पुराने अनुभवों से सीखकर कुछ नई चीज़ें लागू करते हैं। इसका यदि इतिहास देखें तो 2009-10 में हमने ऑटोमेशन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स एसएससी के लिए लाया और इसी तरह आइस गेट कस्टम्स के व्यापारियों के लिए लाया गया। इसके द्वारा क्या होता है कि जब आप रिटर्न भरना है, रजिस्ट्रेशन लेना, ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई और फिजिकल इंटरफेस जो आपको ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई। और उसी दिशा में और उन्नत गलतियों से सीखकर GSTN बनाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो एक हाईली सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न, इंटीग्रेटेड व्यवस्था होगी जहां पर एसएससी को केवल एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर इंटरेक्शन करना है और सारी ज़रूरतें उन्हें सीखनी है। तो जीएसटी को यदि हम रियली सफल बनाना चाहते हैं तो हम सारे उद्यमियों, टैक्स पेयर से यही गुजारिश करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को अपनाएं,
टेक्नोलॉजी में वो जितना जागरूक बन जाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, ऑनलाइन कैसे कोई चीज़ भरी जाती है, इस भय और झिझक को छोड़कर आत्मविश्वास से यदि करेंगे, और इस आत्मविश्वास को जगाने का ही हमारा प्रयास हमारा विभाग करता है कि आप ये निःशुल्क व्यवस्था का आनंद, हमारा ऑफिस ये सहर्ष आपको इस चीज़ में मदद करने के लिए तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इंस्पेक्टर राज खत्म होना ही होना है। अर्जुन जी, नहीं, जीएसटी देश की आज़ादी के बाद करों की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे टैक्सेस के या बहुत सारे ऑफिसर्स के जो चक्कर लगाए जाते थे, या बहुत सारे ऑफिसर्स के कारण टैक्स जितना केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खजाने तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाता था। लेन देन की बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, ये सारी व्यवस्था इसमें समाप्त होने जा रही है। चैम्बर भी इसमें काम कर रहा है, और हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। हम लगातार मिलते हैं। एक देश एक टैक्स की हमारी मांग थी, परंतु इतना बड़ा संघीय व्यवस्था देश में होने के कारण थोड़ा जटिलता जीएसटी में आ रही है। परंतु उस जटिलताओं को हम प्रयास कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के थ्रू जो है कम किया जाए, कि भौतिक कारणों से चाहे पसंद नापसंद के कारणों से थोड़ा रेट ऑफ टैक्सेस अलग अलग हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। परंतु एक बात बहुत अच्छी इसमें आ रही है कि जो मनोज जी ने बताया कि इंटरफेस जो है वो समाप्त हो जाएगा, और सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है इसके अंदर में। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अब जो भी व्यवसायी हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, सेवा का कार्य करना चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, उनको कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। बिना कंप्यूटर के जीएसटी को कोई आदमी मैनुअल अगर करने का प्रयास करेगा तो उसमें उसको सफलता शायद नहीं मिल पाएगी। तो जीएसटी एक बहुत अच्छा प्रावधान है, जिसमें जो उपभोक्ता कर देता है वो पूरा का पूरा कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खजाने में पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एसएलवी सिंह जी, इसके फायदे जनता को क्या मिलेंगे? यह गवर्नमेंट और जो टैक्स देने वाला टैक्स पेयर हैं, इन दोनों के बीच का मामला है कि इससे जनता को और राज्य को और देश को कुछ फायदा होने जा रहा है जीएसटी से? बहुत अच्छा सवाल किया है श्री मधुकर जी आपने। कोई भी टैक्स का सुधार जब होता है तो सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि इससे हमारी जनता को क्या राहत मिलेगी, किस तरह के फ़ायदे होंगे इस टैक्स सुधार के बाद। तो जनता कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, और हम लोग के बीच के लोग हैं। तो जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, अब जीएसटी में जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंटर द्वारा लेवी किया जाता था और उसके बाद स्टेट के द्वारा भी लेवी किया जाता था, उसका सब्जुमेशन है, यानी उसको ये सारे करों को समाहित करके एमलगमेट करके एक कर बनाया गया है। तो जनता को पहला फ़ायदा तो ये है कि अब जो डिफरेंट करों का जो कंप्लायंस था, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, उससे अब विभिन्न जगहों पर जा करके अपनी समय और ऊर्जा को अब वहाँ पर व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। उनका समय ऊर्जा अब बचेगा, वो एक जगह जाएंगे और जीएसटी में पंजीकरण कराकर अपना व्यापार करेंगे। ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरे, जब सारे कर एक जगह समाहित होंगे तो जो रिजल्टेंट था, जो सभी कर जब लगते थे तो नियरली वो 25 से 35% का कर का बोझ जनता पे पड़ रहा था। और अभी जो कर का रेट सरकार द्वारा जो प्रपोज है, उसमें 18 से 22% का नियरली कर का बोझ पड़ रहा है।
तो ये जनता को बहुत बड़ा फायदा है कि 10 से 12% जब टैक्सेस कम हो जाएंगे तो महंगाई पर इसका असर पड़ेगा, जनता को ये फायदा होगा। अर्चना जी, जैसा कि SMP सिंह जी ने बताया, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, सचमुच में जनता को सीधा फायदा दिख रहा है GST आने से? और टैक्सेस में लगभग 10% का SMP सिंह साहब ने कहा लगभग 10% जनता को फायदा होगा। एक्चुअली क्या था कि एक ही डबलिंग होती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लेवी होते थे। एक्साइज गया, एक्साइज के ऊपर फिर सेल्स टैक्स लगे, तो वो वैट लगा, तो ये जो चीज़ें होती थी उसके कारण डुप्लीकेशन होता था। इसके कारण जो टैक्स थे, ओवरऑल टैक्स रेट जो हैं वो बढ़ जाते थे। बट जब एक सिंगल टैक्स लगेगा तो वो रेट, वो जो डबलिंग वाला पोर्शन है एक्चुअली वही मेनली सेव हो रहा है, बट उसके कारण आपको करीब करीब 10% का फ़ायदा होने का चांसेस है। मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँगा। अब जो स्टेट द्वारा लेवी जो वैट है, तो उसमें उसका जो इनवाइस है या बिल है आप देखेंगे तो उसमें जो गुड्स के जो दाम थे उनका प्राइस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो टोटल जोड़ करके जो प्राइस आया उस पर वैट चार्ज किया जाता था। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, जो डबल टैक्सेशन था, इसके चलते महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही थी। और GST आने के बाद ये कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और जनता को इसका फायदा मिलना तय है। हम लोग तो आम ही नहीं कह सकते हैं आलोक जी। GST के आने के पहले वैट आया था, हमको लगता है करीब 1 दशक पहले। उसको लेकर के भी तरह तरह की आशंकाएं थी। वैट इम्प्लीमेंट किया गया और वैट के बारे में वैसे ही सपने दिखाए गए थे, जनता को इससे फ़ायदा होगा, व्यवसायियों को इससे फ़ायदा होगा। अभी अर्चना जी ने कहा कि वैट भी शामिल था जिस पर कि टैक्स पर टैक्स और लेवी लगता था। इस GST आने के बाद ये सारी जो गड़बड़ियाँ होती रही हैं वो दूर होंगी क्या? जोहार और निसंदेह जी, मैं अपने पूर्व के सभी वक्ताओं के शब्दों को पिरोहित कर एक पंक्ति कहना चाहूँगा। GST एक ऐतिहासिक कदम है। इतिहास बदल रहा है अप्रत्यक्ष कर के मामले में। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जब इतिहास बदल रहा है तो यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरा, अभी तक हम व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई कमाई करते हैं तो हम कहते हैं मेरा है। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, ये राज्यों का अलग अलग मेरा होने का जो कंसेप्ट अभी तक है वो हमारा में परिणत हो रहा है, वो सीमा टूट रही है। हम एक से बहुत आगे बढ़ के समाज और सही मामले में देश की कल्पना कर रहे हैं। मधुकर साहब, इसे अन्यथा ना लें। जैसे आपने कहा GST गले पड़ गई है। श्रीमान, जब हमारा दीवार टूट रहा है, हम मैं से हमारे पे जा रहे हैं, हम समाज के हो रहे हैं, इसका फायदा समाज को मिल रहा है। ऐसे में ये GST कभी गले नहीं पड़ सकती, ये गले लगाने के लिए आई है। इसका आप आने वाले कैसे समय आप गले लगाने की बात ये ना बताइए, मैंने राज्यों को कैसे इसमें फायदा हो रहा है इसकी बात करिए ना। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, उसमें इतिहास को देखेंगे क्या बिल्कुल लिखा जाएगा। सही। अभी आप बताइए कि राज्यों को कैसे प्रॉफिट हो रहा है, इसमें बेनिफिट कैसे हो रहा राज्य को तो पहले से ही प्रॉफिट हो रहा था और राज्य है? अपने GST पास आ जाने से राज्यों को क्या बेनिफिट होगा और आम जनता को? हम तो बैठे हुए हैं उन दर्शकों के लिए जो अंतिम जन है, बिल्कुल जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, उनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। उनको बताइए कि GST के प्रति उनकी जो आशंका है वो निर्मूल है, ये समझाने की बात करिए। बिल्कुल। जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, GST ना भय है ना शंका है, GST यथार्थ है,
आम नागरिक के फायदे का। पूर्व के हमारे सभी वक्ता बता रहे हैं, विभिन्न करों को जो वर्तमान में अभी लागू हैं, उन्हें अगर जोड़ के देखा जाए तो औसतन 25 से 30% के करीब आते हैं। हमारा जो बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर है, अगर सबसे निचले और सबसे ऊपरी को छोड़ दिया जाए, जो अधिकतर वस्तुओं पे और सेवाओं पे लागू होगा, वो 14 और 18% का है। हमारे वक्ता भी मान रहे हैं तकरीबन 8 से 10% का सीधे फायदा होना है। इसके अलावा श्रीमान, जो करदाता हैं, जो हमारा व्यापारी वर्ग है, आज के समय में 50 से ऊपर कर और रिटर्न भर रहा है सर, उसकी भी लागत उस व्यापार पे आ रही है जो अंततः आम नागरिक के ऊपर लाद दी जा रही है। उसकी जगह पे सर, एक आप टैक्स देंगे, एक आप रिटर्न फाइल करेंगे, किसी कार्य के लिए कार्यालय में नहीं जाना है। बात छोटी छोटी है, लेकिन जब बूंद बूंद जोड़ी जाएगी सर, वही तालाब का स्वरूप लेता है। और ये तमाम चीजों को समग्र रूप में देखा जाए तो आम नागरिक को इसका फायदा मिलना ही है। अनुमित, थोड़ा सा हमको लगता है कि स्पष्ट करनी तो चाहिए जी। एक जीएसटी के बारे में। जीएसटी से स्टेट को सीधे, एक तो आपने बताया कि इतने तरह के जो टैक्सेस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, ये सारे कुछ वो नहीं करने पड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन इससे स्टेट को तुरंत क्या फ़ायदा दिख रहा है? इस बात को मैं आलोक जी की बात को आगे बताता हूं कि किन किन दीवारों को ध्वस्त करने का प्रयास जीएसटी है। सबसे पहला दीवार है गुड्स और सर्विस के बीच की दीवार, क्योंकि गुड्स के लिए जुरिडिक्शन जो है स्टेट का है संविधान के अनुसार, और सर्विसेज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार था। इसके कारण क्या है कि यदि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब आप बिल देखते हैं, कुछ पोर्शन पर वैट लगता है और कुछ पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कभी कभी हम लोग टोटल 100 रुपये की जगह स्टेट अपने ओवर पावर कर 70% पे यदि टैक्स लगाती है और इस सेंटर भी 50% लगाती है, तो 20% पे डबल टैक्सेशन की बात होती है। और ये कॉम्प्लिकेशन है कि कितना परसेंट अबेटमेंट होगा, ये होगा। इन चीज़ों के कारण जो अंतिम जन है, जो स्मॉल स्केल के लोग हैं, जो सीए या इंटरमीडियरीज का सहारा नहीं ले सक रहे हैं, उनका कंप्लायंस करना कठिन हो जा रहा है। दूसरा होता है स्टेट के बीच की दीवार। आज जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है, हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि चीज़ों का दाम क्यों ज़्यादा होता है, या हमारा एक्सपोर्ट वर्ल्ड में हम लोग जो देखते रहे हैं उसमें आमतौर पर यह होता है कि होर्डिंग कर देने से चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जी, होर्डिंग के अलावा क्या है कि प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम में यदि कोई इंटर स्टेट सप्लाई होता है, उस पर आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, सीएसटी। लेकिन उसकी यदि क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, वो आपके मूल में यदि जुड़कर ज़्यादा होता है, तो जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज का दर साधारण ब्याज से बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो यदि हमने क्रेडिट को ऑफसेट नहीं किया तो टैक्स पर टैक्स की बात होती है। आज के डेट में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो चेन में कई जगह इंटरप्शन है। मतलब स्टेट में जो आपने टैक्स पे किया उसको सेंटर एडमिट नहीं करती है, एंड वाइस वर्सा। इस कारण जो है चीज़ों का दाम एक्चुअल में कुछ रहता है और टैक्स के जुटने से बढ़ता चला जाता है। इससे भी ज़्यादा चीज़ कंप्लायंस। एग्जांपल देकर बताएंगे आप किसी गुड्स के? जी, गुड्स का है, यदि सपोज गुजरात से कोई चीज़ 100 रुपये में मैन्युफैक्चर्ड होकर बाहर आ रही है तो वहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, और फिर इंटर स्टेट यदि सेल हो रहा है 10 रुपये का, और झारखंड में वो आके कुछ और वैल्यू एडिशन होकर बाहर झारखंड में यदि बेचा जाएगा, तो सामान का दाम 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस 10 रुपया जो सीएसटी है, ये जुटने के बाद अब इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, क्योंकि पुराने चीज़ को ऑफसेट नहीं किया जाएगा। इसके कारण टैक्स बढ़ता जाता है, क्योंकि स्टेट और सेंटर के जुडिक्शन क्लियरली डिफाइंड थे शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। आज उस दीवार को आर्टिकल 246A के इंसर्शन के बाद आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है गुड्स पर भी टैक्स लगाने के लिए, एंड स्टेट गवर्नमेंट तो ये एक प्रोसीजरल जो कंप्लायंस को दूर करने की बात और आसान करने की बात हो रही है। इससे निसंदेह सामान का दाम घटेगा और हम एक्सपोर्ट के फील्ड में भी, चूँकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो हम कॉम्पिटिटिव होकर ज़्यादा कर सकते हैं। एसएमपीसी जी, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, टैक्स किनको देना पड़ेगा किनको नहीं देना पड़ेगा, कितने आमदनी तक या कितने टर्नओवर तक देना पड़ेगा, कितने उससे कम रहने पर नहीं देना पड़ेगा?
बिल्कुल इस पर सरकार का बहुत ध्यान है जी। कि कोई भी टैक्स जब लेवी किया जाए उसमें जो शुरुआत करेंगे, जो व्यापार का शुरुआत करेंगे, उनको अगर जीरो ट्रांजैक्शन वैल्यू से अगर टैक्स लगा दिया जाए तो उनको फ्लोरिश करने में दिक्कत आएगी। वो टैक्स के बोझ तले दब भी सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने इस प्रेजेंट जीएसटी जो अभी ये प्रपोज्ड है उसमें 20 लाख तक का जो टर्नओवर है उसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। और जो स्टेट्स हैं स्पेशल स्टेट्स के, जिनका आर्टिकल 279A में जिनका उल्लेख किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, आपने सही कहा, उनके लिए 10 लाख तक का टर्नओवर पर कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है कि अब 20 लाख तक तो अभी आपने कहा कि 20 लाख टर्नओवर, 10 लाख टर्नओवर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको क्लियर कर। जी हाँ, 20 लाख टर्नओवर अदर देन वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके उन राज्यों के लिए है जहां पर ये 20 लाख का टर्नओवर जीएसटी से मुक्त होगा। और जो अदर राज्य जो हैं उनको 10 लाख, 20 लाख 20 लाख, और उनको जो 10 लाख। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको 10 लाख। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 में जो आर्टिकल 279A है उसके तहत ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को 10 लाख तक के टर्नओवर तक को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अभी अर्चना जी एक बात आई है आज के अखबारों में, देखा मैंने कि बिस्किट बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि हमको इस दायरे से बाहर रखा जाए। अभी एक बात आलोक जी ने भी कही और SNP सिंह साहब ने भी कही कि 10 और 20 लाख, 10 लाख रुपए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और 20 लाख रुपए अदर देन जो लोग हैं। तो ये बिस्किट बनाने वालों को क्या आशंका है, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, कि उनको भी इसमें जोड़ने से उनको क्या नुकसान हो जाएगा? यह आशंका सिर्फ उनकी नहीं है, यह आशंका कई व्यापारियों की है। मैंने शुरू में ही कहा कि नई चीज़ें जब इंट्रोड्यूस होती हैं तो लोगों को तरह तरह के भय लगते हैं, इसलिए कि सब लोगों को सामान्य गति से चलने की आदत है। तो ये नया इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उनको जो भय है उसको कैसे निर्मूल करेंगे? एक्चुअली उन लोगों का अगर टर्नओवर उतना ऊपर नहीं है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वह छोटे व्यापारी हैं, वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम लो लेवल, हमारा टर्नओवर इतना नहीं है, हम उतना कर नहीं सकते हैं, या हम बेसिकली उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं छोटे, तो उनके लिए तो उनको टर्नओवर का एग्जाम्पशन मिला ही हुआ है। नहीं, जैसे कि आलोक जी हम इसको ऐसे समझें कि संथाल परगना में बहुत सारे साबुन फैक्ट्री हैं, बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में, जिनका टर्नओवर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उनको भी आशंका है कि जीएसटी आने से हमको जो है फेरा पड़ जाएगा। तो उनके आशंका को आप निर्मूल करिए। ये 20 लाख और 10 लाख वाला जो मामला है, पलामू में जो लोग बैठे हुए हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, जिसका मैंने 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख आमदनी होती है, उनको भी लगा हुआ है। जैसे कि बजट जब आता है तो हर आदमी जो नौकरी करने वाला वो एक ही चीज़ देखता है कि 5 लाख से और 10 लाख से ऊपर हुआ या नहीं हुआ। ये जीएसटी जो है उनको निर्मूल करिए कि हाँ, उनको इसका नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसा है श्रीमान कि जीएसटी से छोटे और कुटीर उद्योग को हर समय अलग रखा गया है, जब तक कि सरकार ने कुछ विशेष सेवा या कुछ विशेष वस्तु के ऊपर 0 लेवल से ही टैक्स इंपोज नहीं किया है। जैसा अर्चना जी और SNP भी कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़ दें, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। 20 लाख से कम का जिस किसी का भी कारोबार है, उन्हें जीएसटी से संबंधित किसी भी होने वाली परेशानी के बारे में सोचना ही नहीं। अब जिनका कारोबार 20 लाख से ऊपर का है, ये उन्हीं के लिए इससे संबंधित कानून के पालन की बात है। जी। अब मधुकर जी, अगर कोई व्यापारी वर्ग वो किसी भी प्रकार का सामान बनाता हो, अगर वो 20 लाख से कम का कारोबार करता है, तो उसे ना तो इसमें पंजीकरण की आवश्यकता है,
ना ही जीएसटी के भुगतान की आवश्यकता है, ना ही इससे संबंधित किसी भी रूल्स और अन्य चीजों की पालन करने की आवश्यकता है। उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। एक बात और सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक संशोधन मैं करना चाहता हूं। जी हमारे आलोक सर साहब ने कहा 20 लाख तक में, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट जो रखा गया है, आप इतना 20 लाख 10 लाख करें, 1 लाख भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जी उनके लिए 9 लाख है। आपका टर्नओवर अगर 9 लाख टच करता है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, रजिस्टर हो जाए नॉर्थ ईस्ट अपनी के सुविधा स्टेट्स के लिए। और 10 लाख के पार होते हैं तो आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। पड़ेगा। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के अलावे जो स्टेट्स हैं, जैसे अपना झारखंड है, यहाँ पर अगर टर्नओवर 19 लाख टच कर जाता है तो रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन 20 लाख तक कोई जीएसटी दे नहीं होगा। 20 से जैसे टपते हैं, 1 रुपया भी जी, टपते हैं तो 20 से जब आप क्रॉस करेंगे तब आप टैक्स जी, देने अर्जुन की जी। सोचें। जी अर्जुन जी, भय व्यापारियों का हम बोल रहे हैं, आपको ना बोलना चाहिए। नहीं बहुत सारी बातें आई, मैं शांति से सुन रहा था। देखिए, इसमें जीएसटी से जो जनता को फायदा होना है, पहले वो विषय उठा लूँ। बिल्कुल। घूम घूम करके बातें आई। जनता को 3 तरह से फायदा या 3 तरह से नुकसान हो सकता है। जीएसटी में जो प्रमुख बात है कि एक तो बहुत सारे करों का जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था वो समाप्त करना, और सबसे बड़ी बात है जो केंद्र सरकार समझ रही थी कि खजाने तक पूरा पैसा नहीं पहुंचता है। केंद्र सरकार का ये मानना है, अभी जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं, बहुत सी वस्तुओं को 0 में भी रखा है, आवश्यक वस्तुओं को 5% में भी रखा है, कुछ वस्तुओं को 12% पे रखा है, कुछ वस्तुओं को 18 से 22% तक भी रखा है, और कुछ वस्तुओं को 45% तक भी रखा है। ड्रिंक है, सिगरेट है, तंबाकू है, इन सबको 45% तक भी रखा है। केंद्र सरकार का मानना है कि जैसे सिंगापुर में जीएसटी, जो सिंगल जीएसटी था, वो उसकी दर 10 से 12% थी, और वहाँ की सरकार का जब खजाना भरने लग गया तो वो रेट ऑफ टैक्स 7% आ गया। हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी यही सोचती है कि अगर वो खजाना उपयुक्त तरीके से उनको राजस्व मिलता है तो ये जो अभी चालू में रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो घट जाएंगे, तब वो जनता को लाभ मिलेगा। मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स नहीं घटता है परंतु राजस्व ज़्यादा मिलता है, तो वो राजस्व देश के अन्य विकास कार्यों में लगेगा, जिसका भी लाभ जनता को ही मिलेगा। ये 2 तरीके हैं। नुकसान ये हो सकता है कि अभी जो मॉडल हमारे देश में जीएसटी का लागू होने जा रहा है वो 3 स्तर का है। आईजीएसटी जो इंटर स्टेट बिजनेस में लगेगा, सीजीएसटी जो केंद्र सरकार वसूली करेगी, एसजीएसटी जो राज्य सरकार वसूल करेगी, और जो एक अथॉरिटी की बात हम कर रहे थे तो इसमें भी वो 2-3 अथॉरिटियाँ फिर से आ गई हैं। अब बॉल मनोज जी के पाले में नहीं, मनोज जी के पाले में मैं शांति से बैठा हुआ था। मैं बता दूं, देखिए, बहुत बड़े निर्माताओं को इसमें कोई समस्या आने नहीं जा रही है। दे विल फील वेरी हैप्पी। जिन छोटे एसएमईज जो एमएसएमई या एसएमईज जो उद्योगपति हैं, जिनके महीने में 7, 8, 10, 15 बिल बनते हैं, दे आर आल्सो वेरी हैप्पी। जो लोग 1 नंबर में पूरा काम करते हैं, जिनके पास पूंजी की व्यवस्था है, बैंक से कर्जा मिल जाता है, और जिन्होंने अपने आप को सुधार लिया, वो बड़े व्यापारी भी बहुत हैप्पी हैं। परंतु हम लोगों को जिस बात का भय लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, 3rd चैनल, जिसके थ्रू माल रिटेलर को जाता है और रिटेलर के थ्रू माल कंज्यूमर को जाता है, ये चेन है हमारे यहाँ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं जीएसटी के कारण बहुत बड़ा व्यवधान आएगा। वो व्यवधान इसलिए आएगा कि मेरे अपने बिजनेस की बिलिंग्स हैं करीबन 200 बिल प्रति माह, मेरे रिटर्न में 200 बिलों का उल्लेख रहेगा। परंतु एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका रोज का 600 बिल है। 600 बिल का मतलब 18,000 बिल महीने का। अब उसके रिटर्न की व्यवस्था कैसे क्या बनेगी, केंद्र सरकार सब विचार कर रही है। बहुत सारे ऑनलाइन होने से ऑनलाइन में भी तो व्यवस्था बहुत ये है, माने अभी इतना आसान नहीं है।
इसमें जो मैचिंग सिस्टम उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और बन रहा नेटवर्क है, बनाना है वो। तो राज्य सरकार बड़े सकारात्मक तरीके से, केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। समस्या केवल यही आ रही है कि राज्य सरकारों के अपने अपने जो हित हैं, मंत्रियों के अधिकारियों के थ्रू जो हित हैं, वो चीज़ें थोड़ी आड़े आ रही हैं। परंतु ले दे करके जीएसटी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है जो हमारे देश को, मैं समझता हूँ, एक ईमानदार उद्योग और ईमानदार व्यवसाय की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। चलिए, अर्जुन जी की बातों को मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। जीएसटी जो है, जैसा इन्होंने बताया कि 3 अलग अलग टैक्सेस, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। एक टैक्स पेयर के लिए जुडिक्शनल ऑफिसर या तो सीजीएसटी ऑफिसर्स रहेंगे, सीजीएसटी मतलब जो आज के सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के एसएससी हैं वो रहेंगे। और नहीं, उसके एक मिनट, मेरे मन की भावना है। नहीं, ये काउंसिल में पास हो चुका ऑलरेडी। मनोज जी, मैं बताऊं, मैं उसके बाद सुनूंगा, पहले मैं अपनी बात बता। नहीं, आप अपनी बात कह चुके हैं, एक बार उनकी सुन लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक ही रिटर्न भरना है और एक ही ऑफिसर, इधर सीजीएसटी ऑफिसर और एसजी ऑफिसर के पास जाइएगा, और हर इनवॉइस पर जो आप लायबिलिटी देना है वो ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड के लिए एक एजेंसी बनाई है। टैक्स आपको एक अथॉरिटी को देना है, मान लीजिए 20% है, जिसका यदि इंटर स्टेट, 2 स्टेट के बीच में है, तो केवल आपको आईजीएसटी 20 रुपया पे करना है और एज ए टैक्स पेयर आपकी लायबिलिटी खत्म। अब जो है टेक्नोलॉजी का यूज होगा और 10 रुपये केंद्र सरकार में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा, और 10 रुपये स्टेट के जहां पर कंज्यूम हो रहा है वहां पर ट्रांसफर हो एक ही जाएगा। सवाल जो आपने कहा कि 20 रुपये अगर आपका टैक्स बनता है, 20 रुपये आपने दे दिया तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बाकी वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जिसका टेक्नोलॉजी ने हल ढूंढ लिया। अब अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को जो मनोज जी कह रहे हैं एकदम सत्य है कि पूरा टेक्नोलॉजी आधारित है और टेक्नोलॉजी का ही आधार बनेगा, परंतु कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया इसमें रखी गई है। जैसे 1.5 करोड़ रुपए तक के जो सालाना टर्नओवर करने वाले हैं, 20 लाख रुपए तक के तो टैक्स फ्री हो गए, उनसे कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 19 लाख तक में कराने की जरूरत नहीं है, और 20 से ऊपर होते हैं तो उनको तुरंत टैक्स की लायबिलिटीज बन जाएगी। और 1.5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका सालाना टर्नओवर है तो वो सेल्फ असेसमेंट में चला जाएगा। बिल्कुल। परंतु 1.5 करोड़ से ऊपर का जो है वो एक जो स्क्रूटनी जिसको कहते हैं, पिकअप होगा, और पिकअप के आधार पर उनके ऑडिट्स वगैरह हो सकते हैं। काउंसिल ने ये बंटवारा कर लिया है कि भाई 1.5 करोड़ रुपए तक के जो व्यापारी हैं उसको 10% सेंट्रल देखेगी और 90% राज्य सरकार देखेगी, तो अथॉरिटी तो 2 हो ही गई। अथॉरिटी कहाँ एक रह गई? और उसमें भी जब हमने, सुनिए मजेदार बात बताता हूँ, हमने जब राज्य सरकार से अभी नागपुर में सम्मेलन था जीएसटी को लेकर के, हम लोग कैशलेस की भी बात कर रहे हैं, इसमें ऑटो डेबिट हो जाएगा 20 तारीख को रिटर्न दाखिल करने पर, वो सारी जानकारी हम लोगों को है। कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ छोटे व्यवसायियों को हम रिलीफ दिला सकते हैं, कारण कि हमारा एक इशू है, केवल हमारा एक इशू है। आज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ध्वस्त हो जाने के कारण आज गरीबों का अन्न गरीबों को नहीं मिल पाता है। इन द सेम वे अगर ये प्राइवेट सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, जनता तक माल पहुंचने का, आवश्यक वस्तुओं के पहुंचने का, किन्हीं भी कारणों से जटिल कानून के कारण से अगर ये ध्वस्त हो जाता है, तो जो मैंने बात बताई कि नुकसान भी है, कीमतें कहीं पर भी जा सकती हैं। ठीक है। जबकि फेयर कंपटीशन जब समाप्त हो जाएगा या माल की अवेलेबिलिटी जब बाजार में कम हो जाएगी तो प्राइसेस में गो अप। वो कारण टैक्स नहीं बनेगा, वो कारण बनेगा बाजारी है कि मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसको आप ब्लैकमेलिंग कह लीजिए साधारण भाषा में। और जब माल कम होगा तो ये बाजार बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते हैं, आप कहीं नहीं रोक सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं एक बात बता रहा हूं कि हम लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के पास भी हमको जाना है। हाँ, मैं 1 मिनट में तुरंत एक मिनट मतलब 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट मतलब 1 मिनट कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जहां कहीं पर भी
कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होना चाहिए, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का। चलिए ठीक है, पूरी पारदर्शिता इस मैं भी कानून को बनने मतलब में कि- होनी चाहिए। एक मिनट समय चाहता हूँ। मनोज जी अभी बोल रहे थे, मनोज जी को पूरा कर सबसे पहली बात मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, ये जो 90 और 10 का है, इसका ये मतलब हुआ कि 10 लोग एसएससी के रूप में हैं तो उनमें 9 लोगों का असेसमेंट एक्स एजेंसी करेगी और एक आदमी को वही एजेंसी करेगी, मैंने सेंटर या स्टेट, यानी हर हाल में एक आदमी को एक ही एजेंसी डील करेगी। यहाँ पे ये कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने बताया कि छुपा हुआ एजेंडा, एक सरकार की तरफ से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट का तो एक प्रोसीजर है, लेकिन हमारी और भी एजेंसियां रहेंगी, खासकर टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस है, ऑडिट विंग है, ये सारी चीज़ अपना काम करते रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपार शक्तियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कि जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से लगता है ब्लैक होर्डिंग हो रही है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई कम हो रही है, तो एस्मा का रूल है, ये है जिसके लिए सरकार स्वतंत्र है। हम केवल एक करों में क्या विकास हो रहा है इसके लिए जीएसटी की अवधारणा है, ये नहीं कि जीएसटी अर्जुन जी ने दूसरी बात कही। अब ये हम आपको नहीं बोलने देंगे, अभी इनको मैं सुन रहा था जी। श्री अर्जुन साहब को, जी और इनकी बाउंड्री मुकम्मल नहीं हो तो मैंने बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करने की कोशिश की। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जो आशंका है जो इन्होंने बताई, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें ट्रक चलवाना है वो ट्रक खरीदते वक्त एक्सीडेंट की बात नहीं सोचते, पहली बात है। दूसरी बात ये आशंका है कि जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो अभी जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज किया है कि जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे अनप्रोसेस्ड फूड वगैरह, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। नहीं है, जीरो मोर देन 50% आइटम सर जो आटा चावल दाल है, तेल नहीं है वो उसमें। अभी भी जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है या सेल टैक्स है, ये सब चावल दाल पे नहीं लग रहा है। हमको जनता के पास भी जाना है, जी खत्म करिए आप। मैं वही कह रहा हूं। और उसके बाद जो इसेंशियल है उस पर मात्र 5% है। अभी श्री अर्जुन जी ने कहा कि वो लीकर पर ज़्यादा टैक्स है या टोबैको पर टैक्स है। मैं आपको बता दूं कि ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये अभी जीएसटी उस पर प्रपोज ही नहीं है। हाँ, प्रपोज नहीं है, प्रपोज ही नहीं है। और ये जो इस हायर रेट की बात कर रहे हैं कि टोबैको वगैरह पर 45% का टैक्स है, मैं आज बताता हूं कि अभी भी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पर 65% का टैक्स है। और इसको सीन आइटम में रखा गया है। इसको डिस्करेज करने के लिए जीएसटी में टोबैको पर जीएसटी तो लगेगा ही, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पहले की तरह जो लगती थी अब किस तरह से लगेगी, अभी क्या प्रपोजल है मैं अभी इस पर कुछ देख नहीं पाया हूं अब तक। लेकिन जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट है उस पर हायर टैक्स रेट लगाने की सरकार की मनसा है। इसको सीन आइटम घोषित किया गया है। और स्वच्छ भारत को बचाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए ये तो और भी जरूरी है। मनोज जी आप कंक्लूड करिए तो हम जाए जनता के पास जाए। जी, इस बीच में जो हमने अभी चर्चा की कि जनता में, उधर से आते हैं तब बात करेंगे। जी, जनता में जो शंकाएं हैं, इस शंकाओं को सरकार ने भली भांति समझा था, इसीलिए हमने एक बृहद, कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव जीएसटी आउटरीच प्रोग्राम बनाया। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं जनता और जो दर्शक हैं हमारे, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और इनकी सूचना भी देता हूं कि हमने किन किन क्षेत्रों के माध्यम से समाज के अंतिम लोगों, जो छोटे से छोटे करदाता, उनको पहुंचने का कोशिश किया। सबसे पहले आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना में हमने डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो सेल्फ ट्यूटोरियल मोड में हैं, जैसे cbec.gov.in, ss.gov.in, gst.gov.in। तो जो लोग जागरूक हैं उन्हें अद्यतन जानकारी के लिए, अपडेट के लिए इन साइट पर विजिट करने से वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं और उन्हें अन्य किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अर्जुन जी ने शुरू में बताया कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक जीएसटी एक सपना ही रह जाएगा और अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि यदि ऑफिसर्स पर भी यदि कंट्रोल करना है, शासन पर भी कंट्रोल करना है, तो आपको नीति नियम आने चाहिए और टेक्नोलॉजी सर्वसुलभ करवाने का तरीका है। दूसरा जो हमने अप्रोच किया है, हर दूर दराज इलाके में हमने हमारे ऑफिसर्स की टीम भेजकर
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहायता से, बड़े बड़े एसएससी जैसे टाटा स्टील लिमिटेड, हिंडाल्को, इन लोगों ने मंच प्रोवाइड किया और हमने सैकड़ों की तादाद में लोगों को समझाया कि जीएसटी क्या है। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, सहज प्रक्रिया है और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारा विभाग सदैव आपके लिए तत्पर है। इसी की अगली श्रृंखला थी जीएसटी सेवा केंद्र, जिसमें हमने टोल फ्री नंबर बोले, हमारे ऑफिसर्स आपकी सेवा में लगे, आप कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे नंबर पूछ हमको सकते हम चला देंगे, उसको स्क्रॉल जी, हम वो बता देंगे। इसके अलावा हमने जो लोकप्रिय एफएम चैनल हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इन माध्यमों से जनता तक पहुंचने की कोशिश उधर से आते एक हैं। पंक्ति सर संबंध की है, चूंकि अर्जुन साहब ने कहा कि कहीं कोई हिडन एजेंडा नहीं हो। जानकारी सभी को है, मैं आपको बता दूं, जीएसटीएन के चेयरमैन, वित्त मंत्री और इसके सदस्य सभी राज्यों के। वित्त मंत्री सर, छिपने की बात तब होगी जब जानकारी एक को हो। यहां जीएसटी की जानकारी और इसके नीति निर्धारण के लिए सिर्फ केंद्र नहीं, सभी राज्य हैं। चलिए, से 20 लाख का अभी जो क्राइटेरिया आया है, तो सपोज किसी का व्यापारी का भी 12-13 लाख टर्नओवर है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पर अब वो 20 लाख क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो क्या उसके लिए माइग्रेशन कंपलसरी है या वो माइग्रेट नहीं करे तो उसके रजिस्ट्रेशन को क्या मतलब पहले के रजिस्ट्रेशन को सरेंडर समझा जाएगा? वर्तमान में सेवा कर में सर्विस टैक्स में 10 लाख की छूट है। जाहिर है जिसके बारे में विनय जी चर्चा कर रहे हैं वो 10 लाख से ऊपर जा चुका है और इसी वजह से सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है और टैक्स दे रहा है। जीएसटी के बारे में जो ड्राफ्ट है वो स्पष्ट कर रहा है कि जिन्हें 20 लाख से कम का कारोबार होने की संभावना दिख रही है, उन्हें माइग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम चीज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। जीएसटी कभी दबाव नहीं डाल रहा है, आपको पंजीकरण या माइग्रेशन करवाना ही है। ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स कंप्लायंस वर्तमान में कर रहे हैं या आपके मुताबिक जिनका 12 लाख तक का अभी कारोबार है, उन्हें लगता है कि आगामी साल में मेरा ये 20 से ऊपर नहीं जाएगा, उन्हें माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी लागू करने के पहले ग्रामीण व्यापारियों की समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए। इस संबंध में सरकार अभी तक क्या पहल की है? ग्रामीण व्यापारी, शहरी व्यापारी, जो भी छोटे व्यापारी हैं, तो आप देखें कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो दिया जा रहा है 20 लाख का, वो किन के लिए है? निश्चित तौर पर वो छोटे व्यापारियों के लिए ही है, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो। इसका लाभ समान रूप से सभी को प्राप्त होगा, तो छोटे कारोबारी व्यापारी को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या जीएसटीएन में कोई रजिस्ट्रेशन लेना है या माइग्रेशन लेना है, उसके लिए शुल्क और कोई फीस निर्धारित है या ये फ्री में हो रहा है? सभी लोगों के जहन में ये बात जाए कि यह बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है और पूरी तरह से निःशुल्क है। और एक विभाग और कार्यालय प्रमुख होने के नाते मैं आपसे यह गुजारिश भी करूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आपको कोई अन्य तरह का बहकावा दे रहा है तो ऐसी बातें हमारे सम्मुख लाइए और त्वरित कार्रवाई की मैं गारंटी देता हूं। यह प्रक्रिया मैं फिर से दोहराता हूं, शिकायत करने वाले पर शिकायत करने वाले पर या शिकायत इस पर दोनों पर या कोई शुल्क विभाग मांगता हो, कोई शुल्क मांगता शुल्क हो नहीं। उस पर विभागीय अधिकारी यदि संलिप्त पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी और कोई दूसरे लोग हैं उनके लिए भी कानून की धाराओं के तहत साथ लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि सरकार जीएसटी के बारे में इतना कुछ बता रही है, ये क्या जो सुदूर जिले हैं उनमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार ने जो सुदूर जिले हैं, खासकर जैसे रांची है या जो मुख्य शहर हैं, वहाँ पर अवेयरनेस की कोई कमी नहीं रहती है। लोग एक दूसरे से भी जान जाते हैं और बहुत तरह के सेमिनार होते हैं। इस बार हमारी केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सेवा कर रांची ने यह प्रयास किया है कि जो दूर के ज़िले हैं वहाँ पर ट्रेड एसोसिएशन की मदद से पहले ही हम अखबार में विज्ञापन देकर एक दिन निर्धारित करते हैं और पूरा दिन उनकी हर
समस्याओं के समाधान के लिए पूरी टीम मौजूद रहती है। इसी आलोक में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि झारखंड मोमेंटम का अभी जो मंच हमें मिला था उसमें भी हमने सोचा कि चूंकि यहाँ पे राज्य के सारे लोग आ रहे हैं और इनका लाइव टेलीकास्ट होता है, तो इसके लिए हमने कियोस्क बनाया और हजारों लोगों ने अपनी शंकाओं को पूछने की कोशिश की और हमारे विभागीय अधिकारी ने सहर्ष सभी का उत्तर दिया। और साथ ही साथ जो मैंने बताया, सीबीएसई ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जो नंबर मैं आपको बता 1800-1800-1200 एंड 232 है। साथ ही साथ आज के डेट में ऐप डेवलप किए गए हैं जो सेल्फ ट्यूटोरियल की तरह से हैं। gst.gov.in ने भी सेल्फ ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। तो जब टेक्नोलॉजी होती है वो दूरी को कम करने का सबसे अच्छा साधन है। आप कहीं पर बैठें, आपको केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और आप ये चीज़ें जान सकते हैं। और अदरवाइज़ भी यदि कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कार्यालय में आकर कभी भी गिवन नंबर पर संपर्क करके आप शंकाओं का समाधान कीजिए। मेरा सवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि से है। जीएसटी में जो प्रावधान है वो टैक्स की कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म किया गया है, साथ में क्रेडिट चेन लाया गया है। हर व्यापारी को जिसने जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये क्रेडिट चेन का जो बेनिफिट है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये बेनिफिट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पास ऑन होगा या इसका बेनिफिट व्यापारी वर्ग को ही रह जाएगा, या व्यापारी वर्ग लॉबी बना करके प्राइस को सस्टेन रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप अभी जो वैट सिस्टम है, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अभी जो वैट सिस्टम है जिसमें क्रेडिट इनपुट मिलता चला जाता है हर स्तर पर, वो पैरेलल है। SGST और CGST, बस ये दोनों पैरेलल चलेंगे और इसका लाभ जनता को मिलना ही मिलना है। मैंने जो बात शुरू में कही आपको कि प्रमुख बात है कि सरकार तक पूरा कर पहुँचे, ये इसकी व्यवस्था है। इसमें एकदम माने और देश ईमानदारी की ओर जा रहा है, तो इसमें लेन देन जो है ना वो तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। शंका केवल एक ही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं शंका की तरफ आऊंगा। पहले आप दीजिए दूसरे शंका की तरफ। उसका लाभ जनता को मिलेगा। मैं सर्विस टैक्स SSC हूँ और किस तरह से मैं GST में माइग्रेट करूँ? जैसा आपने बताया कि आप सर्विस टैक्स रजिस्टर्ड SSC हैं, आप SS पोर्टल पे ऑनलाइन सारा काम करते हैं। आप ज्यों ही SS पोर्टल पे जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, आपके स्क्रीन पे एक पंक्ति लिखी हुई आएगी, क्लिक हियर टू ऑब्टेन प्रोविजनल आईडी। आप वहां क्लिक करें, आपको आपके पोर्टल स्क्रीन पे प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड दिखेगा। कृपया करके उसे नोट कर लें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप GSTN का जो पोर्टल है वहां जाके चरणबद्ध तरीके से, जैसे आप कोई टिकट कटाते हैं उसमें हर चीज आपको बताई जाती है, यहां ये जानकारी दें, उस जानकारी को आप भरते जाएंगे। आपको लास्ट में जब आप उसको लॉगिन सेव कर देंगे तब आपके जीमेल जो आपने जो मेल आईडी दिया है और आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर आपका एक्नॉलेजमेंट और डिटेल जो आने वाले समय में GST में काम आएगा वो भेज दी जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मधुकर जी मैं बता दूं, जितने भी SSC हैं उनसे बार बार आग्रह है, अपना ही मेल आईडी और मोबाइल नंबर वहां प्रोवाइड करें, क्योंकि सर अब जो व्यापार होने जा रहा है सारा ऑनलाइन मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर आपने कुछ ज्यादा कर दे दिया है तो रिफंड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। अब आपका समय समाप्त है, अगर बहुत जरूरी है तो पूछ लीजिए। आप पूछना चाहते हैं कुछ? मैं धीरेन्द्र चतरा से हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने वैट से माइग्रेशन कर लिया है, तो क्या हमें सर्विस टैक्स से भी माइग्रेशन करना होगा? तो माइग्रेशन क्या, जैसे हम लोग अभी ये किए हैं कि ये लाइव स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। हाँ। कुछ चीज़ हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से लिया है। जहाँ पर ss.gov.in की बात हो रही है तो वो हमें स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा, जहाँ पर जनता वो डायरेक्ट जाके सीख सकती है और कर सकती हैं। और जैसा बताया, माइग्रेशन केवल 3 चरणों में जो आसान है। ss.gov.in पे विजिट किए, वहाँ से आपने अपना प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड लिया, फिर gst.gov. पर गए, वहाँ पर आप
अपना वो प्रोविजनल आईडी डाला और फिर आप अपना जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, आपके बिजनेस के डिटेल्स और हर चीज़ के लिए आपको OTP भेजा जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर और गिवन है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो एक अपॉइंटेड डे, जिस दिन GST लागू होगा उस दिन से आपको सर्विस टैक्स, एक्साइज या वैट रिटर्न नहीं भरना है, बल्कि वो यूजर नेम पासवर्ड लेकर GST में आप माइग्रेट कर जाएंगे। उसके बावजूद यदि अगले 6 महीने तक आपका वो आईडी या पासवर्ड प्रोविजनल रहेगा, यदि कुछ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं बिजनेस प्लेसेस को या कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो 6 महीने में आपको समय रहेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या की गई है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन कर आपको अपलोड करेंगे। 31 मार्च के बाद GST में आ जाना है जो लोग 20 से ऊपर हैं। ये डेडलाइन अभी 1 बनाई जाए, 1 जुलाई माइग्रेशन की जो है माइग्रेशन तो अभी जारी है। सरकार ने सुविधा के अनुसार लास्ट डेट को बार-बार एक्सटेंड इनकी आशंका जो है वो सुन ले। समाधान इसमें नहीं होगा, समाधान अगली चर्चा में हम लोग करेंगे। आप अपनी शंका बता ही दीजिए, आपकी शंका क्या थी जिसको लेकर के आप बहुत परेशान थे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए तब ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हम बता सके इस 1 घंटे के कार्यक्रम में बीच बहस में, वो आपको ध्यान होगा कि GST में आपको आना ही है अगर 20 लाख से ऊपर हैं या 10 लाख से ऊपर हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और जो अदर्स स्टेट हैं, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। उसके साथ अपने साथ टेक्नोलॉजी जानने वाले को रखिए, अपने टेक्नोलॉजी सीखिए, अपना पासवर्ड लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आज तो बस इतना ही। GST पर अगली चर्चा में कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। आप फीडबैक भी हमको भेज सकते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उनको भी भेजें और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जोहार।